जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is me, Mohammad Yusuf Siddiqui, the faculty member of SCAN School of Accountancy. Right now, we are going to start the discussion on our paper that is CAF 2 Tax Practices. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपने पेपर का पैटर्न देखते हैं कि हमारा जो पेपर है उसका बिहेवियर क्या है, हमारे पेपर का स्टाइल क्या है. अगर हम अपने पेपर पर डिस्कशन शुरू करें, हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का, वो 3 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड है, 3 पार्ट्स में उसको क्या कीजिए क्लासिफाई किया गया. जी, सबसे पहले हमारे पास है जी ग्रुप ए, फिर है जी ग्रुप बी और उसके बाद फिर है जी ग्रुप सी. आई कि आपने जो सिलेबस को डिवाइड किया उसके 3 वेरिएंट्स बनाए, 3 ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी. ग्रुप ए में जो हमारे चैप्टर्स फॉल करते हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 ये हमारे ग्रुप ए में फॉल करते हैं. जो मैंने चैप्टर का जो नंबर लिखा ये सारा के सारा वही नंबर है जो आई कैप के स्टडी टैक्स का है. फिर चैप्टर नंबर 4 से लेकर जो चैप्टर नंबर 16 है ये हमारे इनकम टैक्स से डील करते हैं, इनकम टैक्स से. चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन से डील करते हैं कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स लॉ कैसे बनते हैं, टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं. ये बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन से डील करता है. चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में हम बेसिक डिस्कशन बढ़ते हैं कि टैक्स क्या है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल प्रोसीजर कैसे है, गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगाती है, पैसे कैसे इकट्ठे करती है, उन पैसों को खर्च कैसे किए जाते हैं. फिर चैप्टर नंबर 3 में हम एथिक्स पढ़ते हैं कि जब टैक्स का कानून बना, जो टैक्स की एप्लीकेशन है, टैक्स की प्रैक्टिस है, उसमें एथिक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं. चैप्टर नंबर 4 से लेकर 16 तक जो डिस्कशन है वो इनकम टैक्स की है. हमारा जो पेपर है टैक्स का है, टैक्स हमारा इनकम भी है, सेल टैक्स भी है. तो चैप्टर 4 से 16 तक जो सारी की सारी डिस्कशन है वो इनकम टैक्स की है. फिर बच गए चैप्टर 17, चैप्टर 18 और फिर चैप्टर 19. ये 3 चैप्टर जो हैं ये सेल टैक्स को डील करते हैं. ठीक है, सेल्स टैक्स. अब अगली बात ये है कि हमारे जो 100 मार्क्स जो पेपर है वो 100 मार्क्स इस तरह से हैं, 100 मार्क्स के हमारे 5 से लेकर जो 10 मार्क्स हैं वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से आते हैं. यानी 10 नंबर तक का जो हमारा पेपर है वो ग्रुप ए से आता है. जो आई कैप सिलेबस जो डिवाइड किया गया जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया चैप्टर 1, 2, 3, इसमें से 5 से लेकर 10 नंबर तक का जो पेपर है वो ए वाले ए पार्ट से आता है जो सिलेबस का क्राइटेरिया है. उसके बाद हमारा जो बाकी 10 नंबर से लेकर ऑलमोस्ट हमारा 60 मार्क्स तक का जो पेपर है, अब तो 60 मार्क्स वो हमारे आते हैं जी इनकम टैक्स में से. ठीक है ना, 60 नंबर तक का जो पेपर है हमारा इनकम टैक्स में से आता है. 10 नंबर यहाँ से हो गए और 60 नंबर हो गए यहाँ से. कितने हो गए? 70. रहते कितने हैं? 30. ये 60 भी हो सकता है और जो नई जो ग्रुपिंग की हुई है वो 60 to 65 मार्क्स भी है, जो नई ग्रुपिंग आई कैप की वेबसाइट पर अवेलेबल है. अब जो बाकी बच गया 25 to 30 मार्क्स जो हैं वो आते हैं जी सेल टैक्स में से. ठीक है ना, सेल टैक्स में से. ये हमारा पेपर का स्ट्रक्चर है. अब जितने पास पेपर आपके सामने हैं उन सबको देखें तो आपको यही क्लासिफिकेशन मिलेगी. अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या हमारा पेपर थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है. हमारा पेपर हाइब्रिड है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है. चैप्टर 1, 2, 3 ये प्योर थ्योरी के चैप्टर्स हैं, ये प्योर थ्योरी के हैं. इसमें से क्वेश्चन बेसिक सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे साधे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई सिनेरियो नहीं है, सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी वेटेज कम है. नेक्स्ट है 60 to 65%. इसमें से हमारे पास पेपर दोनों मोड में आते हैं, थ्योरी के मोड में भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं. अब जो थ्योरी है ना वो 2 हिस्सों में पूछी जाती है हमसे. कुछ थ्योरी बहुत बेसिक थ्योरी पूछी जाती है, सीधी सादी बातें पूछी जाती हैं, टैक्स ईयर क्या है, डिविडेंड क्या है, ठीक है ना, और मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं. कई सारे आसान क्वेश्चन यहाँ पर इजीली पूछे जा सकते हैं. और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिनेरियो केस स्टडी बेस होता है. आपको कोई प्रैक्टिकल केस सुनाता है उसमें सवाल पूछते हैं. मतलब वो कहते हैं जी आप टैक्स पेयर हैं, आपने पिछले कई सारे सालों से टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, और सरकारी डिपार्टमेंट को पता चला कि फलां जगह आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उन्होंने आपको नोटिस भेज दिया कि आपने हिसाब दें कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसके पैसे कहाँ से आए. अब इस तरह कुछ सिनेरियो डेवलप करके वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा. तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं. अब सवाल ये है कि इसमें से वेटेज क्या है इसकी कैलकुलेशन की. जो एनालिसिस बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी वेटेज ज़रा कम होती है, ये कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं. बाकी बच के हमारा न्यूमेरिकल.
हमारा जो टोटल 100 नंबर, अच्छा बाकी रह गए सेल टैक्स को भी साथ डिस्कस करें। सेल टैक्स भी ऐसे ही है, सेल टैक्स में वही दो एरियाज है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। हमारे पास पेपर थ्योरी का भी आता है, इसमें से हमारे पास न्यूमेरिकल पेपर भी आता है। अब ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर 25 से 30 नंबर के हैं। इवन पिछले पेपर में 18 नंबर का न्यूमेरिकल बनाया, 7 नंबर की थ्योरी दिखा ली, नहीं 20 नंबर का न्यूमेरिकल से 10 नंबर की थ्योरी बनाई थी। तो ये एग्जामिनर के पास पावर है, एग्जामिनर जैसे चाहिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमारा ओवरऑल 50 से 60 नंबर के दरमियान हमारा पेपर न्यूमेरिकल रह जाता है। 50 से 60 के दरमियान हमारा पेपर न्यूमेरिकल रह जाता है। बाकी जो बच जाते हैं अप टू 40 मार्क्स वो हमारी थ्योरी बच जाती है। 10 नंबर की थ्योरी यहाँ से आती है, बाकी बच के कितने 30 नंबर। और वो 30 नंबर की थ्योरी है, उसमें से 10 नंबर की थ्योरी यहाँ से आएगी, बाकी 20 नंबर की थ्योरी वो कहाँ से देगा, इनकम टैक्स से देगा। ये हमारे पेपर का एक स्ट्रक्चर था जो हमने स्केच आउट किया, जो हमारे हिस्टोरिकल प्रैक्टिस से हमें नज़र आया। ये इस तरह की ओवरऑल कहानी है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये मतलब एस्टिमेशन बेस्ड हैं, जो हम हिस्टोरिकल डाटा हमने इकट्ठा किया उसकी बेस पर ये एस्टिमेट की गई, और कहीं पर ये थोड़ी बहुत डेविएट भी कर सकती हैं। ऐसा इसका मतलब नहीं कि सर आपने 60 कहते 60 तो आए नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी आई कैप ने भी रेंज बनाई है। आई कैप ने एग्जैक्ट 5 नहीं लिखा, एग्जैक्ट 10 नहीं लिखा, उसने भी लिखा 5 to 10 मार्क्स। तो वो भी रेंज बनाते हैं और हम भी क्या करते हैं उसी रेंज के रिगार्डिंग में आपके साथ ये डिस्कशन करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा पेपर था जिसको हमने यहाँ पर ट्रेस आउट किया, जिसको हमने डिस्कस आउट किया। अब अगर हम चलें अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की तरफ, तो सबसे पहले चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। उसके नोट्स आपको ग्रुप में सेंड भी कर दिए थे। अगर आपके पास आई कैप का स्टडी टेक्स्ट भी है वो निकाली, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। हम इस चैप्टर में ये सीखते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हम ये सीखते हैं कि जो टैक्स है, टैक्स का कानून, उसकी बेसिक्स क्या होती हैं, टैक्स लगाने की बेसिक्स क्या होती हैं। देखिए दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं हर कंट्री में टैक्स का निज़ाम है, हर कंट्री में टैक्स है। तो जब चैप्टर नंबर 1 है ना, ये जनरल डिस्कशन है, पाकिस्तान के साथ ही जनरल डिस्कशन के साथ है। अमेरिका, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया, थाई हो गया, जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क में टैक्सेशन का निज़ाम है। किसी में क्या है, किसी में क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 है, ये एक बेसिक डिस्कशन के साथ डील करता है। दुनिया के जिस भी मुल्क में जब टैक्सेशन का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस वक्त किन बातों को ख्याल रखा जाएगा। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि किसी भी मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर है या इस टाइप के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के एरियाज़ होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी होती है, रियासत यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए इदारे चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं। अब जो इदारे हैं या लोग हैं उनको सैलरी, मुआवजा, एसर्ट्स इक्विप करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा टैक्सेस से आएगा। पैसा कहाँ से जी, टैक्सेस से। अच्छा, तो सवाल ये है टैक्स। अच्छा, अगर एक और भी बेसिक बात करें तो जितने भी शहरी होते हैं उनको उनकी बुनियादी सहूलतें देना किसी भी मुल्क की जो स्टेट होती है, रियासत होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो बेसिक चीज़ें होती क्या हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं, और ये देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब हेल्थ के लिए क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल्स और इस तरह के प्लान्स बनाए जाएंगे। एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। एंड व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, सफरी सहूलियात देना भी रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए फिर क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाए जाते हैं, ट्रेन्स हो गई, बसेज हो गई, एयरवेज हो गई। और नेक्स्ट क्या था जी, हाँ, सिक्योरिटी। शहरियों को सिक्योरिटी देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियासत की। तो रियासत क्या करेगी जी, पुलिस या इस टाइप के इदारे बनाएगी। ये तो मैंने वो पॉपुलर चीज़ों के नाम लिए जिनको हम जानते हैं, वरना जो भी एरियाज़ हैं हर एरिया को कंट्रोल करना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो प्राइसिंग हो गई, वो ट्रैफिक हो गई, वो और अदर मैटर्स हो गए। तो अब सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। स्कूल कॉलेज बनाना है, पैसा चाहिए। सिक्योरिटी देनी है, पुलिस देनी है, फोर्स देनी है, आपको पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा,
जो गवर्नमेंट का जो मेन और बेसिक जो सोर्स है जहां से पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टैक्स। तो अब अच्छा, अगली बात ये, टैक्स ऑप्शनल होना चाहिए या कंपलसरी होना चाहिए? नहीं, होना क्या चाहिए? हो सकते हैं नहीं, होना क्या चाहिए? ऑप्शनल ना हो कि जिसकी मर्जी या टैक्स दे, जिसकी मर्जी ना दे, फिर कोई देगा ही नहीं। तो टैक्स क्या होना चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी का मतलब ये कि अगर कोई बंदा टैक्स ना दे तो गवर्नमेंट फोर्स करके भी उससे क्या करे? टैक्स रिसीव करे। इसको कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी। तो जो टैक्स है ना, टैक्स, अच्छा टैक्स किसको देना चाहिए? सबको या किसी को देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए? सबको देना चाहिए। अच्छा, किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को देना। क्यों? ताकि गवर्नमेंट अपना निज़ाम, अपना सिस्टम चला सके। ऐसे ही ना। अब आइए यहीं से डेफिनेशन बनाते हैं। आप लोगों ने कहा जी टैक्स कंपलसरी होना चाहिए, ऐसे ही ना। तो हम कहते हैं टैक्स इज एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम किसकी तरफ से? सिटीजन की तरफ से। टू किसको? फॉर रनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ताकि रियासती पॉलिसीज क्या की जा सके? इंप्लीमेंट की जा सके, चलाई जा सके। तो याद रखिएगा टैक्स एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है। दिस इज नॉट अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, दिस इज एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है? अच्छा, ये हो गया जी टैक्स। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स, एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्सेशन। जब बात टैक्सेशन की आएगी तो टैक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, टैक्स कंट्रीब्यूशन होता है, टैक्स एनफोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। तो टैक्सेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ये टैक्स लगाया जाता है। ना सिर्फ लगाया जाता है बल्कि फिर इकट्ठा भी किया जाता है। ऐसे नहीं तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी आपकी इनकम पर टैक्स होगा, आपकी इनकम पर टैक्स होगा, फिर बाद में इकट्ठा ना करे। जब गवर्नमेंट अनाउंस करे, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाए, इसको कहते हैं लेवी ऑफ टैक्सेशन। लेवी ऑफ टैक्सेशन। टैक्स इज नॉट जस्ट लेवी, टैक्स इज ऑल्सो कलेक्टेड। गवर्नमेंट फिर टैक्स को इकट्ठा भी करती है। टैक्स इज कलेक्टेड एज वेल। ठीक है ना? अच्छा, तो जब भी ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए एक लफ्ज ध्यान में रखिएगा, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जी, तो जब भी बात टैक्सेशन की आएगी, इसमें हम एक लफ्ज यूज करें, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ नहीं बनाया जाएगा तब तक टैक्स इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तो पहले टैक्स का निज़ाम, सिस्टम, लॉ बनाया जाएगा, फिर उसके मुताबिक टैक्स इम्पोज किया जाएगा, लेवी किया जाएगा, और फिर वैसे ही इकट्ठा किया जाएगा जैसे लॉ ने बताया होगा। इसको कहते हैं टैक्सेशन। तो कानून बनाने के लिए एक इदारा होता है, उसको लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है। लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है। पाकिस्तान में कानून कैसे बनते हैं? कानून बनाने के लिए पाकिस्तान में कौन सा इदारा है? जोर से बोलो। नेशनल असेंबली। इसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। एक और भी है, सेनेट। एक और भी सेनेट। इसको कहा जाता है लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है पाकिस्तान में। तो ये दो बॉडीज हैं जो मिलकर क्या करती हैं? वफाकी कानून बनाती हैं, फेडरल लॉ बनाती हैं। तो जब दुनिया में भी ऐसा होता है, जब कोई कानून बनाया जाएगा, सबसे पहले लॉ मेकिंग बॉडी होगी जो उस कानून को बनाएगी। ठीक है ना? और फिर उसको प्रोमलगेट किया जाता है, उस कानून को नाफिज़ अमल कर दिया जाता है। ठीक है? तो जब भी टैक्सेशन की बात आएगी तो हम लिखेंगे टैक्सेशन इज अ प्रोसेस। जब बात टैक्स की आएगी तो हम लिखेंगे टैक्स इज एन एनफोर्स और मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बाय द सिटीजन। जी, टैक्सेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द सोवरन किसको कहते हैं? हेड ऑफ स्टेट को कहते हैं। थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी, पाकिस्तान में लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट। रेजिज रेवेन्यू, यानी दिस इज द प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट रेजिज रेवेन्यू इन ऑर्डर टू यूज फॉर एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, क्या करने के लिए? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंस क्या है? ये बात हम पहले कर चुके हैं, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, सेफ्टी पर, ट्रांसपोर्टेशन पर और अदर एडमिनिस्ट्रेशन पर। सो अनदर डेफिनेशन देखिए, टैक्सेशन इज इट इज अ मीन्स फॉर द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू फॉर द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, purposely used to promote welfare and protection of the citizenry.
यानी आपने देखा कि दो अलग अलग डेफिनेशन, दोनों में लॉ का लफ्ज़ कंपल्सरी है, ठीक है ना, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जब तक लॉ की अथॉरिटी नहीं होगी, अप्रूवल नहीं होगी, टैक्स का निज़ाम इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो टैक्सेशन इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इनकम बाय द गवर्नमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो लॉ कंपल्सरी है, इसके बगैर हम टैक्स ना इम्पोज कर सकते हैं और ना ही इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले में टैक्स समझ आ गया, हमें टैक्सेशन समझ आ गया। उसके बाद है जी वाई टैक्सेशन। टैक्स लगाने के मकासद क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी जो मुल्क की गवर्नमेंट होती है वो टैक्स क्यों लगाती है? अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कीजिए, सॉरी, हम इस ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरे को कहते हैं, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उसका मतलब होता है फॉर रेवेन्यू रेजिंग, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही पैसा इकट्ठा करने के लिए, और जो पैसा इकट्ठा हो जाता है उससे फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस मीट किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। इसको रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक है फॉर रेवेन्यू पर्पस, फॉर नॉन रेवेन्यू, ठीक है ना। दूसरा क्या है जी? नॉन रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट का प्राइमरी, गवर्नमेंट का जो बेसिक टैक्स लगाने का जो मकसद होता है वो पैसा इकट्ठा करना, रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। रेवेन्यू कलेक्शन की बजाय ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। तो आइए जरा पढ़ते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए इकट्ठा करती है। सबसे पहले पढ़िए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लेवीज टैक्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या है जी? फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है ताकि क्या किया जा सके? रेवेन्यू कलेक्ट की जा सके। इस रेवेन्यू को कलेक्ट करके क्या करेंगे? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को मीट करेंगे। तो जब टैक्स इसलिए लगाया जाए ताकि गवर्नमेंट का एक्सपेंस मीट किया जा सके, उस टैक्स लगाने के ऑब्जेक्टिव को रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू यूज एज ए टूल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और जब इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा टैक्स से आएगा तो इसको कहते हैं रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, इसको कहते हैं रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। और तीसरी बात यह है, तीसरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली उसको कहते हैं फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो रिच पर्सन है उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए, जो रिच पर्सन नहीं है उस पर टैक्स ना लगाया जाए। इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लोगों के पास दौलत है, हाँ जी है, जिसके पास दौलत ज्यादा है उस पर टैक्स भी क्या होना चाहिए, और जिसके पास पैसे कम हैं, वेल्थ कम है, उसका टैक्स भी क्या होना चाहिए। इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। पाकिस्तान के कानून में जो 6 लाख रुपए अगर किसी की सालाना सैलरी है, तनख्वाह है, इनकम फ्रॉम सैलरी अगर किसी पर्सन की साल की 6 लाख रुपए, उस पर टैक्स 0% है। उस पर टैक्स कितना है? 0%। फिर जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी, सैलरी बढ़ने से बंदा रिच होता है पुअर होता है। तो इट इज अज्यूम कि जैसे जैसे उसकी वेल्थ इनकम बढ़ती जाएगी उसका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। अब गवर्नमेंट ने 6 लाख पर टैक्स नहीं रखा, ठीक है ना, 6 लाख पर टैक्स नहीं रखा। 6 लाख से 12 लाख पर 5% टैक्स है, 12 लाख से 22 लाख पर जो टैक्स है वो 15% है, ठीक है ना, और फिर 22 लाख से 28 लाख तक फिर एक और परसेंटेज है, और फिर ऐसे बढ़ता गया। अब अगर किसी बंदे की साल की इनकम 42 लाख रुपए की है तो वो कम बेश 7 लाख रुपए साल का टैक्स देता है रियासत को। अब ये टैक्स बढ़ाते कि 4 लाख वाला कोई टैक्स नहीं दे रहा, 42 लाख वाला 7 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। उस पर टैक्स ज्यादा इसलिए लगाया क्योंकि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स भी क्या किए जाए, ज्यादा लगाया जाए। इसको कहते हैं फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, ये इनिशियल ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी टैक्स का इम्पोज करने में, किसी भी टैक्स को लेवी करने में। उसके बाद दूसरे कौन से हैं? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। आइए इसको पढ़ते हैं जरा। हमारे पेपर में कई दफा एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना चुका, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में से। एक दफा नहीं, कई दफा इस चैप्टर से एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। मैं भी आपको इस चैप्टर के आखिर में पास पेपर गिवन है, मैं भी आपको रीड कराता हूँ।
नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव का मतलब ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हाँ लगाती है, लेकिन टैक्स लगाने का मकसद ये नहीं कि अब हमने पैसे इकट्ठे करने, अब अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन अदर ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए भी क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। अब वो टैक्स जो इसलिए लगाया जा रहा है कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करना, उसको क्या कहते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, आइए जी बात पढ़ते हैं जी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू स्ट्रेंथन दी एनेमिक एंटरप्राइजेस बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। कई सारी जो एनेमिक यानी वीक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन पर गवर्नमेंट टैक्स थोड़ा लगाती है। थोड़ा इसलिए लगाती है ताकि उन्हें प्रमोशन दी जाए, उन्हें इंसेंटिव दी जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्या करें, परफॉर्म करें, और ज़्यादा बिजनेस परफॉर्म करने से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो वो टैक्स जो कम परसेंटेज में लगाया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि बिजनेस प्रमोट हो सके, इसको कहते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। वीक ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स कम रखा जाता है सो दैट कि वो स्ट्रांग हो जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम रखने को नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। टैक्स रेट क्या रखा, कम रखा, इसको क्या कहते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्टेड आइटम पर टैक्स ज्यादा लगाती है। उसका इंपैक्ट क्या होता है, लोकल प्रोडक्शन क्या होती है, ज्यादा सेल होना शुरू होती है, लोकल प्रोडक्शन ज्यादा सेल होना शुरू हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी बन रही हैं और इंपोर्टेड भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान वाली लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे और बाहर वाली प्रोडक्ट कम बेचे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इंपोर्टेड गुड्स उस पर टैक्स बढ़ा देगी। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगने से वो महंगी हो जाएगी और लोग फिर कहाँ स्विच कर जाएंगे, लोकल प्रोडक्शन की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो जब गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लगाए कि उसने अपनी लोकल इंडस्ट्री को क्या करना है, प्रोमोट करना है, तो उस टैक्स लगाने को नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अब थोड़ा सा जनरल न्यूज़ से भी फैमिलियर होंगे, सोशल मीडिया आजकल सबके अप्रोच में है। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ इंपोज किया, ठीक है ना। तो अमेरिका जिस कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करता था उन पर उसने क्या लगा दी, टैरिफ लगा दी। अब उस टैरिफ लगाने का इम्पैक्ट क्या होगा कि जो अमेरिकन की जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल जो इंडस्ट्री है, वो क्या हो जाएगी, वो बूस्ट हो जाएगी। यानी टैक्स, अब वो जो टैक्स लगाया वो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है जी एज ए बार्गेन टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज के साथ निगोशिएशन करने के लिए भी क्या किया जाता है, टैक्स को यूज किया जाता है। जैसे अगर अमेरिका ने टैक्स बढ़ाया, चाइना ने बढ़ा दिया, अमेरिका ने एक और परसेंटेज बढ़ा दी, चाइना ने और परसेंटेज बढ़ा दी। अब जब देखा कि बात टक्कर की आ गई, फिर दोनों बैठ कर निगोशिएशन कर रहे हैं कि हम आप पर टैक्स कम करते हैं, आप हमारे पर टैक्स कम करें। तो टैक्स बेसिकली क्या होता है, निगोशिएशन के तौर पर भी यूज किया जाता है नेबर कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, ताकि जो बिजनेस है वो क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके जी। उसके बाद टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को काउंटर करने के लिए भी क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, टैक्स लगाए जाते हैं। मसलन अगर मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट टैक्स लगा के उसे कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनके सेल होने की वजह से क्या होती है, इंडस्ट्री इकोनॉमी सफ़र कर रही होती है। मसलन हमारे मुल्क में कई सारी इंपोर्टेड चीज़ें ऐसी अवेलेबल हो जाएं जो इकोनॉमी की ज़रूरत ना हो और रिच पर्सन उससे अपने बेनिफिट के लिए इंजॉय करना शुरू कर दें। अब उसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा होता है, वो बियर कर रहा होता है जिसने उन गुड्स को परचेज नहीं किया। तो गवर्नमेंट फिर ऐसे सूरत हाल से बचने के लिए, निपटने के लिए क्या करती है, टैक्सेस लगा देती है। तो वो बेसिकली नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है गवर्नमेंट टैक्स की परसेंटेज बढ़ा देती है। गवर्नमेंट टैक्स की परसेंटेज क्या करती है, बढ़ा देती है। वो बढ़ाती इसलिए है कि पहले जिन पैसों से चीज़ें आ जाती थी अब उन पैसों से चीज़ें नहीं आ रही, इसलिए फिर गवर्नमेंट ने जो परसेंटेज है वो क्या कर दी, बढ़ा दी, ताकि जो मुल्क में महंगाई है, इन्फ्लेशन, उसको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके, कवर किया जा सके। आइए एक बड़ी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में 8 मार्च 2023 से पहले जो सेल टैक्स था वो 17% हुआ करता था बिफोर। इससे पहले सेल टैक्स 17% था, इसके बाद सेल टैक्स 18% हो गया। तो एट दैट टाइम इसाक डार जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात बताई थी कि 17% टैक्स लगाकर जो पैसे इकट्ठे होते थे
उन पैसों से अब चीज़ें नहीं आ रही कि गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे कर सके। अब गवर्नमेंट को ये परसेंटेज इसलिए बढ़ानी पड़ रही है कि मुल्क में महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। अब उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए वो जो 1% बढ़ाया था उसे क्या कहते हैं, टू इफेक्ट द काउंटर ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये बेसिकली कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है टू रिड्यूस इन इक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टू रिड्यूस इन इक्वालिटीज। अभी हमने पढ़ा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी टैक्स इसलिए भी लगाया जाता है ताकि लोग रिच पर्सन ज्यादा टैक्स पे करें, और कभी कभी ऐसा होता है कि रिच पर्सन की ट्रांजैक्शंस की वजह से, रिच पर्सन के ट्रांजैक्शन की वजह से ऐसे बंदे भी बियर कर रहे होते हैं जो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए। मसलन पाकिस्तान में जो हैवी जो ऑटोमोबाइल है, जो लग्जरी ऑटोमोबाइल, वो रिच पर्सन इंपोर्ट करता है या पुअर पर्सन इंपोर्ट करता है? रिच पर्सन इंपोर्ट करता है। वो प्रोटोन हो गए, V8 हो गए, वीगो डाले हो गए, ऐसे कई सारे बड़ी लग्जरी आइटम्स हैं, गाड़ी हैं जो रिच पर्सन क्या करते हैं, इंपोर्ट करता है। अब ये चीज़ें सस्ती आती, महंगी आती। अब देखें, जब गुड्स इंपोर्ट करें तो डॉलर पे करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, डॉलर पे करना पड़ेगा। अब चूंकि ये गाड़ियां महंगी हैं, डॉलर पे भी ज्यादा करना। अब मुल्क में डॉलर की नीड कम होगी, बढ़ जाएगी। जब ये इंपोर्ट करके पैसे पे करेंगे तो डॉलर की नीड बढ़ जाएगी। अब जब डॉलर की नीड बढ़ेगी तो उसके रेट चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये रेट किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं? रिच पर्सन की हैवी इंपोर्ट की वजह से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? अब इसकी सजा पुअर पर्सन क्यों भुगते? अब गवर्नमेंट क्या करती है? उन रिच पर टैक्स और बढ़ा देती, उन रिच पर्सन पर लग्जरी टैक्स लगा देती, सो दैट कि जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। अब वो जो टैक्स लगाया उसको क्या कहते हैं? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशंस, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज और मेंटेन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द लोकल फोर्सेस। देखिए, रिसर्च और साइंटिफिक वे को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स में कंसेशन देती है, रियायत देती है, ताकि लोग क्या करें, रिसर्च में जाएं, इन्वेंशन में जाएं, और मुल्क में नई नई इजादात हों, और उससे क्या होगा, आइडियाज़ जनरेट होंगे, नई चीज़ें बनकर मार्केट में एक्सपोर्ट होंगी, इंटरनेशनल मार्केट में, उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। तो जो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज होता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम लगाती है, उसको टैक्स में रियायत देती है। जिस तरह से पाकिस्तान में जितने रिसर्चर्स हैं, अब रिसर्चर को उनके टैक्स का 25% क्या दिया जाता था, क्रेडिट दिया जाता था। अब राइट नाउ गवर्नमेंट उसको ज़रा 25% क्रेडिट को ख़त्म करने की उसमें है, खबरें हैं, देखें अब क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, टू implement law which eliminate discrimination among various elements in the business। अगर कोई एक बिजनेस का एरिया कम टैक्स पे कर रहा है, एक बिजनेस का एरिया ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगा देती है। क्या करती है? टैक्स लगा देती है। मसलन लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो बैंक्स है ना, बैंक्स पर गवर्नमेंट सुपर टैक्स लगाया था। बैंक भी कंपनी है, टेक्सटाइल भी एक कंपनी है, सीमेंट भी एक कंपनी है। अब बाकी कंपनियां 29% टैक्स दे रही थी, बैंक 10% सुपर टैक्स भी दे रहा था। बैंक 10% इजाफी टैक्स दे रहा था, सुपर टैक्स दे रहा था। अब बैंक पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगा दिए? वो बैंक पर सुपर टैक्स इसलिए लगा दिया कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो लोगों को जॉब देते हैं, जो बिजनेसमैन जॉब देता है अपने एम्प्लॉयज को, तो उसको सैलरी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे। कैश में सैलरी देगा तो ये सैलरी कंसीडर नहीं की जाएगी। अब कितने हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने बैंक में अपने अकाउंट खुलवाना शुरू कर दी। अब इन बैंक्स में जो अकाउंट ओपन हुए वो गवर्नमेंट के नोटिस की वजह से क्या हुए जी, नोटिफिकेशन की वजह से अकाउंट खोलना शुरू हो गए। अब इन बैंक को जो कस्टमर मिला वो किसकी वजह से मिला? गवर्नमेंट के नोटिस की वजह से मिला। अब गवर्नमेंट की लीगल पॉलिसी की वजह से बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स भी क्या कर दी, फिर 10% ज्यादा लगा दी, क्योंकि आपको मेजर क्लाइंट किसकी वजह से मिल रहा है? गवर्नमेंट की वजह से मिल रहा है, लिहाजा आप टैक्स भी फिर ज्यादा देंगे। इसको कहा जाता है कि दो बिजनेस सेक्टर में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसे खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर एंड एक्टिविटीज। जो अनडिजायरेबल सेक्टर्स होते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए उन पर टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाते हैं। जैसे हर साल जब बजट आता है, किसी और चीज़ पर टैक्स लगे या ना लगे, सिगरेट पर टैक्स लगाए होते हैं, सो दैट कि जो अनडिजायरेबल चीज़ें हैं सोसाइटी में उसे क्या की जा सके, कम की जा सके, उसे मिनिमाइज किया जा सके। ये सारे के सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं।
एक दफ़ा इनको अच्छी तरह देख लें, कोई बात डिफ़िकल्ट लगी तो वो पूछ लें ताकि हम पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करें। इसी चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 के आखिर में एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें ऊपर वाले पॉइंट की समराइज डिस्कशन भी की गई है। उसमें क्या जी, टैक्स ऑन सैलरी इनकम, जब तनख्वाह पर टैक्स लगाया जाता है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ताकि रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगला टैक्स है कि मनी ट्रांसफर्ड नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल इज कंसीडर्ड एज इनकम। अगर आपने किसी को पैसे पे किए, अगर आपने कोई उधार लिया, अगर आपने कोई क्या लिया, उधार लिया, लोन, बोरोइंग की उधार ली है। उधार अकाउंटिंग में एसेट होता है, लायबिलिटी होती, लायबिलिटी होती। अगर आपने कहीं से पैसे उधार लिए और बैंकिंग चैनल में नहीं लिए, कैश में ले लिए, तो गवर्नमेंट कहती है आपकी लायबिलिटी नहीं, आपकी इनकम है। गवर्नमेंट क्या कहती है, भले आपकी लायबिलिटी, आपने पैसे वापस करने हैं, उधार है आपके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये क्या है, इनकम है, और उस पर टैक्स भी लगा दिया जाता है। क्यों? ताकि अगर आपको उधार लेन देन कर भी रहे ना, इसको बैंक के थ्रू करें ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आए कि उधार दुनिया में पाकिस्तानियों पर कितना उधार है, कितना लेन देन चल रहा है। तो एक ऐसा लैंडिंग एंड बोरोइंग जो कैश में कर लिया जाए, गवर्नमेंट उसे क्या समझ लेती है, इनकम समझ लेती है, उस पर टैक्स लगाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मकसद है ताकि लोग डॉक्यूमेंटेड क्या करें, ट्रांजैक्शन करें, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, वो डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाता है कि कितने लैंडिंग बोरोइंग हुई। अच्छा, अब ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, नॉन रेवेन्यू? नॉन रेवेन्यू, गुड शाबाश। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट ये कि टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर। मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है व्हीकल्स वगैरह, व्हीकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह, इन पर जो टैक्स लगाया जाता है ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। मूवेबल एसेट नॉर्मली जो होम अप्लाइंसेस वगैरह हो गई, ये गाड़ियाँ हो गई, तो इसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। गाड़ी कौन परचेज करेगा, रिच या पुअर? अब रिच पर्सन जब गाड़ी परचेज करेगा, रिच पर्सन, तो उसका टैक्स भी पे करेगा, तो इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद हायर टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स पर टैक्स ज्यादा लगाए जाते हैं, लग्जरी गुड्स पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। इससे होता क्या है, अनसर्टन गुड्स की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ अननेसेसरी गुड्स, अननेसेसरी गुड्स की इंपोर्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अलाउइंग रिसर्च एज एन एक्सपेंस। अगर कोई बंदा रिसर्च करता है, रिसर्च पे खर्चा होता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप इससे अपना खर्चा एक्सपेंस बना लें, और एक्सपेंस बनाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, रिसर्च प्रमोट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च करना शुरू कर देंगे, तो ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहलाता है। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा इदारों को, इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं तो आपको टैक्स में रियायत दी जाती है। अब उसका एडवांटेज क्या होगा, लोग डोनेट करना शुरू कर देंगे। लोग क्या करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल्स हैं ना, हॉस्पिटल्स, कई सारे हॉस्पिटल NGO चला रही है। शौकत खानम हो गया, ठीक है ना, अल खिदमत फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल हैं, सुगरा शफी हो गया, और कई सारे अस्पताल हैं, NGOs, कई सारी प्राइवेट NGOs चला रही हैं, फातमीद फाउंडेशन वगैरह। उधर मुजफ्फरगढ़ में जो अस्पताल है, कौन सा, तैयब उर्दवान हॉस्पिटल जो है, इंडस हॉस्पिटल, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये नॉन प्रॉफिट बेस्ड हैं। अब गवर्नमेंट उन लोगों को एनकरेज करती है जो इन इदारों को डोनेशन देते हैं ताकि एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। तो टैक्स में रियायत देने से क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देना शुरू कर देंगे। अब ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। उसके बाद टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट पर जो टैक्स क्रेडिट मिलता था वो अब राइट नाउ खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आइए। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स में माफ़ी है, 0% टैक्स है। तो अब इससे होता है कि अब कई सारे लोग सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान 2019 में, 19-20 में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर था एशिया में। तो क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाए हुए थे, सारे लोग क्या करना, सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए। अगर आपको बात समझ आ गई है तो आइए फिर चैप्टर के आखिर में पास पेपर के क्वेश्चन गिवन है वो रीड करते हैं। चैप्टर के आखिर में पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग गिवन है आई कैप पास पेपर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी फोर, पढ़िए, स्टेट एनी फोर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच गवर्नमेंट अचीव्स बाय इंपोजिंग टैक्सेशन। अब आपने कोई से 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव बताने हैं जो टैक्स इंपोज करके क्या किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं।
जी, जो वीक ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पर थोड़ा टैक्स इंपोज किया जाता है ताकि वो वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन कर सके। अननेसेसरी गुड्स पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है ताकि उसकी कंजम्पशन कम की जा सके। ये ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने अभी पेज नंबर 1 पे पढ़े हैं। कोई बात इसमें मुश्किल हो तो बताइए, मैं रिपीट कर देता हूं, बोलें। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस। सबसे पहले है जी हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स इंपोर्ट करके लेकर आते हैं तो उस पर टैक्स रेट क्या होगा, ज्यादा लगाया जाएगा। हाई टैक्स रेट लगाया जाएगा इस पर, इंपोर्टेड गुड्स पर। अब इंपोर्टेड गुड्स पर हाई टैक्स लगाने से लोकल प्रोडक्ट क्या होती है, इंडस्ट्री क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। तो इंपोर्टेड गुड्स पर हाई टैक्स लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सो दैट लोकल इंडस्ट्री में बी प्रोमोटेड। ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू। इसके बाद है जीरो रेटिंग। ये हम सेल टैक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये वाली बात समझ आ जाएगी। तो जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बाहर भेज देते हैं तो उस एक्सपोर्ट पर 0% टैक्स होता है। उस 0% की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। अब सियालकोट की जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जब गुड्स एक्सपोर्ट करती है तो उनको टैक्स में 0% टैक्स लगाया जाता है। अब उससे क्या, सियालकोट में बहुत सारे जो स्पोर्ट्स का सामान है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। डिक्रीज इन सेल टैक्स रेट। सेल टैक्स का रेट अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए। बढ़ाया भी इसलिए था ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट काउंटर किया जा सके, और डिक्रीज भी क्या खाली इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन नहीं हो सकती, डिफ्लेशन भी हो सकती है। तो जब डिफ्लेशन होगी तो टैक्स की परसेंटेजेस कम भी की जा सकती हैं जी। तो उसके बाद देखिए टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल बाय नॉन फाइलर। अगर एक बंदा जो सेल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करता, उसको नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम लिख दी जाती है, जिसको नॉन फाइलर कहा जाता है। तो वो जब बैंक से पैसे निकालेगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब ये टैक्स लगाने का मकसद क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाएं, फाइलर हो जाएं, और फाइलर के साथ साथ इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पीरियड 1 साल 2 साल स्पेसिफाई कर दिए कि इसके लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, कि वो अपने आप को क्या करें, स्ट्रेंथन करें। अब किसी इंडस्ट्री पर टैक्स कम करने से क्या होगा, वो इंडस्ट्री प्रमोट हो जाएगी। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम पर जब टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा, इंटरेस्ट इनकम पर वो इसलिए टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा ताकि लोग पैसे बैंक में डिपॉजिट ना करना शुरू कर दें। मसलन देखिए पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से क्या, वो प्रॉपर्टी के रेट डाउन की तरफ है, प्रॉपर्टी के रेट, लेकिन बैंक क्या कर रहा था, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे दे रहा था। अब लोगों ने अपने पैसे निकाले और कहां, बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। अब बैंक के जो पूल था ना, बैंक के पास फंड्स बढ़ गए। अब बैंक के पास जो पूल्स बढ़ा हुआ है, पैसे आए हुए हैं, आगे मार्केट में इतनी जरूरत नहीं है जितने बैंकों ने पैसे इकट्ठे कर ली। अब मुझे पता है बैंक ने डिपॉजिटर को तो इंटरेस्ट देना ही देना है, लेकिन बैंक की आगे खपत नहीं है फंड्स की, बैंक पैसा लेके बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो प्रॉफिट बैंक देता था किसको, इन्वेस्टर को, अकाउंट होल्डर को, गवर्नमेंट उस प्रॉफिट पर टैक्स रेट बढ़ा दिया ताकि लोग वापस पैसे निकालें, बिजनेस में लगाएं। ठीक है। अब ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है ताकि जो बैंकिंग के ऊपर जो प्रेशर है उसे क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन्स एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट। जो बंदा नए ग्रेजुएट को जॉब देगा उसको टैक्स में क्या दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और वो भी पर्टिकुलरली किसकी, फ्रेश ग्रेजुएट की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फ्रेश ग्रेजुएट की। हाई टैक्स ऑन लग्जरी आइटम, ये पहले भी डिस्कस हो चुका। दूसरे दफा पॉइंट आ गया कि लग्जरी आइटम पर जब हाई टैक्स लगाया जाता है, इससे क्या होता है, इन इक्वालिटीज रिड्यूस करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। अलाउइंग एक्सपेंडिचर रिसर्च और डेवलपमेंट, अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट का एक्सपेंस अलाउ कर देते हैं, उससे रिसर्च क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी, और बिजनेस क्या हो जाएगा, ग्रो करना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आप करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट पर्टिकुलरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ये आपकी असाइनमेंट के लिए है। जब आप कल आएंगे तो इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके लाइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये 2 क्वेश्चन आप रीड करके लाइएगा। ये जो 2023 के अटैम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, अगर आपसे डिफिकल्टी हुई तो मैं डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज ये वही बातें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की।